प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज पहला टॉपिक नीप 2020 के अनुसार न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिस्कस करूंगा, जो आपके सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पार्ट में इंक्लूड है, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ मैकेनिक्स, और फिर मैकेनिक्स की जो बेसिक लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स क्या है। आइए देखते हैं कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें केवल इंट्रोडक्शन पूरे सिलेबस का मैंने आपको बताया था, और यूनिट वाइज कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। इस तरह से अगर सिलेबस का देखा जाए तो ये पहला वीडियो आपका है, जिसमें पहली टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पार्ट बी का पहला टॉपिक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। लेट अस सी व्हाट इज द मैकेनिक। मैकेनिक्स किसे कहते हैं हम? तो आप जानते हो मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम किसी बॉडी अथवा किसी पार्टिकल की मोशन की स्टडी करते हैं, और उसका फोर्स के साथ क्या इंटरेक्शंस है, फोर्स के साथ क्या इंटरेक्शंस है, इसके बारे में हम समझते हैं किसी दिए हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे कि अगर हम यहाँ डिफिनीशन लिखें, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of bodies आर पार्टिकल। बात सेम हुआ, मैकेनिक्स की भाषा में बॉडी अथवा पार्टिकल एक ही चीज है। मोशन ऑफ बॉडीज आर पार्टिकल्स एंड इट्स interaction with force in given frame of reference। मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं, एंड इट्स इंटरेक्शन विद फोर्स के साथ इसका क्या इंटरेक्शंस है किसी दिए हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब अगर किसी भी मोशन की अगर सटीक स्टडी की हम बात करते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है कि बॉडी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। छोटा सा एग्जांपल्स आप देखें, अगर हम किसी भी फॉलिंग बॉडी की मोशन की बात करें, अगर वो बॉडी अर्थ के फील्ड में वो फॉल कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको लिखते हैं F=mg, जहाँ पर ये जी जो है फ्रेम निर्धारित करेगा कि अर्थ का यहाँ पर ग्रेविटी है, तो यह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है। अगर यही बॉडी सेम टू सेम अगर मून पर फॉल कर रही है, गिर रही है, तो वहाँ भी फार्मूला यही होगा, mg ही होगा, लेकिन फ्रेम चेंज होने से इस जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह कि मोशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस देने के लिए हम फ्रेम बताना चाहते हैं कि फ्रेम कैसा है, फ्रेम इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, रोटेटिंग है, इन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैकेनिक्स फिजिक्स का ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं किसी दिए हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और यह बॉडी फोर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो न्यूटन्स लॉ जो आपके हैं, वह न्यूटन्स लॉ मोशन ऑफ ये बॉडी से रिलेटेड है, और इसका इंटरेक्शन विद फोर्स के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो इन दोनों को रिलेट करके मोशन ऑफ बॉडी और इंटरेक्शन विद फोर्स, यहाँ इन दोनों को रिलेट करके न्यूटन्स ने अपना 3 फेमस लॉ दिया, जिसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ के रूप में जानते हैं। तो एक एक लॉ को हम 1 बाय 1 देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं,
जहाँ पर मैंने बताया कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडी एंड इट्स इंटरेक्शन विद फोर्स इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके बाद हम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की व्याख्या के लिए इन्होंने ये फेमस लॉ दिया, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ 3 आइडियाज को देते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया देता है, इनर्शिया जड़त्व के बारे में बताता है। और यहाँ से फिर डिफिनीशन ऑफ फोर्स आपको मिलता है, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। सेकेंड जो लॉ है फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फॉर फोर्स की वैल्यू क्या है इसके बारे में बताता है। और थर्ड लॉ अगर मोटे मोटे तौर पर कहें तो यह जो होता है लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द न्यूटन्स लॉ हम देखते हैं। आइए आपको हम पहला लॉ पहले बताते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की मास के चलते उसमें जो गुण होता है इनर्शिया, वो मास के चलते एराइज होता है। और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एनी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्या करता है? कोई बॉडी अथवा कोई पार्टिकल्स कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन आर रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी अगर गति में है तो गतिशील वो बने रहना चाहता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट अवस्था में ही रहना चाहता है। और इसी प्रॉपर्टी को, बॉडी की इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो हम इसका इनर्शिया फर्स्ट लॉ को लिख रहे हैं, आप इसे देखिए। ए बॉडी continue in state of rest or motion unless not disturbed by some external influence by some external influence यहाँ लिखा है ये बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन। मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन, लिखिए यूनिफॉर्म मोशन अनलेस नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कोई भी बॉडी अपने रेस्ट में अथवा गतिशील अवस्था में बना रहेगा जब तक कि कोई हम बाह्य प्रभाव उस पर न डालते हों। इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और यह प्रॉपर्टी जिसके चलते वो अपने यूनिफॉर्म स्टेट में बना रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी that it cannot change its state of rest or uniform motion is called इनर्शिया। यही गुण जिसके चलते वो अपने
यूनिफॉर्म रेस्ट अथवा यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहता है, उसी गुण को हम इनर्शिया कहते हैं। और इन्फ्लुएंस है, अंडर द इन्फ्लुएंस, अगर कोई बाहर डिस्टरबेंस न लगाया जाए, अगर इन्फ्लुएंस के चलते वो अपने अवस्था को चेंज करेगा, तो उसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को ही हम आगे क्या बताए हैं, फोर्स बताए हैं। एंड द इन्फ्लुएंस अंडर विच द वेलोसिटी of a body or particle changes is called force। और अगर मैंने ये बताया, अगर किसी बॉडी पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, बाहर फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी का जो पोजीशन से, मान लेते अगर बॉडी रेस्ट में है, तो ये क्या होगा, अब यह वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा, ये v वेलोसिटी में आ जाएगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस, जिस प्रभाव के चलते यह बॉडी क्या कर रहा है, यह बॉडी वेलोसिटी को एक्वायर कर रहा है, अंडर द विच वेलोसिटी या बॉडी चेंजेज, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी में आ जाए। अगर मान लेते हैं किसी वेलोसिटी में ये 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में है बॉडी, और इस पर हम फोर्स लगाएं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो सकती है, कुछ बढ़ जाए कुछ घट जाए, जो भी हो। मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड हो गया इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब यह कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो जिस इन्फ्लुएंस के चलते वेलोसिटी चेंज होती है, उसी इन्फ्लुएंस को हम क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में तो बताता ही बताता है, यह फोर्स के लिए डिफिनीशन देता है, यह का डिफिनीशन ऑफ फोर्स देता है। तो ऑल अबाउट ये फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स का फेमस लॉ है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप इनर्शिया के बारे में जानते हैं कि इनर्शिया के चलते कोई बॉडी अपने स्टेट को क्या करता है, बनाए रखना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। एनी हाउ, जब तक कि कोई उस पर बाय एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते हैं। अब बात तब आती है, अगर बाय एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो ये बात बताएगा कि वो कंटिन्यू रखेगा अपने स्टेट को। अगर हम बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो जो बाय इन्फ्लुएंस है उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो हम सेकेंड लॉ देखते हैं। जैसा कि शुरू में बताया कि सेकेंड लॉ आपको एक्सप्रेशन फॉर फोर्स देता है, फोर्स कितना लगा इसके बारे में बताता है, जिसको कि हम सेकेंड लॉ बोलते हैं, डेट इज लॉ ऑफ फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। तो सेकेंड लॉ हर कोई जानता है। सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स। मतलब अगर हम फोर्स लगाएं किसी बॉडी पर, फोर्स क्या किए, लगाए, बॉडी की मास m है, तो फोर्स लगाने के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, कोई वेलोसिटी एक्वायर किया। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। मोमेंटम आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम भी मोमेंटम है, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम की यहाँ बात किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम चेंज हो रहा तो इसका मतलब उस पर कहीं कहीं फोर्स लगा है। हमने शुरू में बताया कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स लगाए हैं, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब अगर यहाँ मोमेंटम की बात करें तो पहले मोमेंटम था आपका 2m, यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2m है। अब अगर मोमेंटम इसका फोर्स लगाने के बाद चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आप यहाँ 4 रखे हैं तो मास है 4m, तो मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ तो यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन सेकेंड लॉ देता है, जिसको कि इस तरह से बताया जाता है।
लॉ ऑफ फोर्स, जिसको हम सेकेंड लॉ बोलते हैं। द टाइम rate of change of momentum is proportional to the impressed force, that is यहाँ F जो होता है फोर्स इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको ये मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो मान लेते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m is v, then मोमेंटम p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। अब यहाँ से आप फोर्स निकालना चाहो तो p की जगह पर क्या लिखोगे, mb लिखोगे। देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, d अपॉन dt mb। आप ये क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मास भी वेरी करता है, तो यहाँ पर मास को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पर मास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और ये होगा dv अपॉन dt। ये आपका वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात मैंने किया तो यहाँ पर ये क्या निकल के आया है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आपको फोर्स की जो वैल्यू मिल जाएगी m इंटू ये हो जाएगा। ये जो जानते हो हमेशा आप बताते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यह आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के आधार पर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर dv अपॉन dt क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आपका वेलोसिटी होता है dr अपन dt, ये आपका वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर आप चाहो एक्सेलरेशन को लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव, मतलब अगर एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो इस पर d2r अपन dt स्क्वायर, इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, dv अपॉन dt इक्वल टू d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो यहाँ पर आप dv अपॉन dt को ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ये आपका एक्सेलरेशन देगा। तो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ जो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बताता है। आप एक चीज और देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में ही अगर हम इम्प्रेस्ड फोर्स को जीरो ले लेते हैं, अगर इम्प्रेस्ड फोर्स को ये फोर्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो अगर हम फोर्स को जीरो लेंगे तो देखोगे फोर्स को जीरो लेने से यम आपका क्या हो सकता है, यम तो वही रहेगा, इसका मतलब ये टर्म से जीरो आपका हो जाएगा। अगर फोर्स जीरो है तो मास तो चेंज होना नहीं है, ये फोर्स इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। और यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो टेक्निकली जो सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है, इस बात को आप थोड़ा सा गौर से समझें। अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका फोर्स का है, इसमें आपने देखा कि अगर फोर्स को जीरो ले लेते हैं तो यही चीज डिफिनीशन में लिखा गया है कि नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आर वर्क देन बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ योर रेस्ट आर इन स्टेट ऑफ मोशन।
मतलब अगर कोई बाह्य बल ना काम करे तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कि अगर एफ जीरो लेते हो, एम डी वी अपान डी टी, एफ इक्वल टू, अगर एफ यहाँ पर जीरो आपने ले रखा है तो इसका मतलब एफ जीरो तब होगा जब एम तो वही रहेगा, ये टर्म्स जीरो हो जाए, तो ये जीरो होगा तभी हो सकता है। तो यहाँ पर जीरो, और इसका निष्कर्ष ये है कि अगर एफ जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। रिमेन्स आर रेस्ट, रेस्ट में या तो बनी रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू इन मोशन। ये फर्स्ट लॉ होता है, जो कि सेकेंड लॉ से आप अगर एफ इक्वल टू जीरो रखते हैं तो आपको मिल जाता है। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, जो कि आपके सिलेबस में दिया है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ, तो बीएससी लेवल में इन बातों को समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग तीसरा लॉ देखेंगे। तीसरा लॉ तो सभी लोग जानते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो अगर ये बातें आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गई तो तीसरे लॉ को भी हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। इसको लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी बॉडी अगर इंटैक्ट करती है तो जो पहली बॉडी के द्वारा जो सेकेंड पर, अगर बॉडी वन है और टू है, अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो सेकेंड बॉडी के द्वारा भी उतना ही इक्वल फोर्स लगाया जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में। चाहे ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप हर जगह जीवन में भी देखेंगे कि जो चीज़ आप किसी के प्रति कोई रिएक्शन करेंगे तो वापस उधर से भी उसी टाइप का रिएक्शंस मिलेगा। अगर आप लाइफ में भी देखेंगे तो यह थर्ड लॉ लागू होता है। अगर किसी के बारे में आप निगेटिव सोचते हैं तो लोग आपके बारे में भी निगेटिव सोचेंगे। तो ये मैकेनिक का एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी बॉडी है अगर वो इंटैक्ट करते हैं तो फर्स्ट बॉडी के द्वारा अगर दूसरे पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो दूसरी बॉडी के द्वारा पहले पर भी क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट टू every action there is always equal and opposite reaction। इसका मतलब ये है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैंने दिया हूं, दिस मीन्स इफ 1 and 2 bodies are interacting mutually, then F12 equal to minus F21। F12 का मतलब क्या है, फोर्स, F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड। और F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तो है, पहले के द्वारा जो दूसरे पर फोर्स लगाया जा रहा है
फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, और वही बराबर होगा फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ डायरेक्शन से अलग है, पहले के द्वारा जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन से है, और दूसरे के द्वारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा। तो ये माइनस साइन शो डेट सेकेंड बॉडी के द्वारा उतना ही फोर्स तो लगाया जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये माइनस साइन ये आपको बताता है। या इसी नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यह न्यूटन्स का तीसरा नियम है। तीसरा नियम के कुछ और आप थोड़ा सा आइडिया देखो तो आप पाओगे तीसरा नियम का थोड़ा सा मैं मास को दूसरे तरह से यूनिकली ये डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम तीसरे नियम के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हियर F12 क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट, फोर्स की जो डिफिनीशन है इसके अनुसार रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट बॉडी इक्वल टू डी अपन डी टी। मान लेते पहले बॉडी का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो ये आपको मिल जाएगा। और सिमिलरली जो F21 है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन सेकेंड बॉडी। अब सेकेंड बॉडी की अगर मास मान लेते हैं कि आपका m2 है और उसकी वेलोसिटी v2 है, तो ये मोमेंटम ये बताएगा, ये भी बताएगा। तो ये आपको फोर्स की डिफिनीशन से आपने यहाँ लिखा है सेकेंड लॉ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चूंकि मोमेंटम P इक्वल टू mb होता है, फर्स्ट बॉडी का मास m1 लिया है, दूसरे बॉडी का मास m2 लिया है, और अगर इंटरेक्ट करने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरे का क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। ऐसे समझो, ये m1 है और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, v1 हो गया, इसकी मास m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, ये ले लीजिए और इसको इक्वेशन b ले लीजिए, यहाँ से आप पाओगे कि m1 m को बाहर कर लो, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन केवल वेलोसिटी के साथ हो जाएगा, तो मिलेगा m1 dv1 अपान t इक्वल टू m2 dv2 अपान dt। आपको ये मिलेगा, ये dv1 अपान dt क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो m1a1 इक्वल टू m2a2। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की मैंने बात नहीं किया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये टर्म्स मैंने लिखा है, और यहाँ पर माइनस साइन इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, ये टर्म्स मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो दोनों की अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इसका एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे का एक्सेलरेशन a2 है। तो अगर दो बॉडी कभी कोलाइड करती हैं तो उनकी एक्सेलरेशन, कोलाइड करने के बाद एक्सेलरेशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि एक्सेलरेशन, अगर उसको आप जानते हैं तो मासेस के रेशियो को आप समझ सकते हैं कि मासेस दोनों की क्या होगी। यहाँ से आपको मिलता है m2 इक्वल टू m1 e1 अपान a2, इस रिलेशन से आपको मिलेगा। अथवा आप ऐसे चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि m2 अपान m1 इक्वल टू e1 अपान a2, ये रिलेशन मिलेगा थर्ड लॉ से। यहाँ से इससे आप क्या देख पा रहे हो, इससे ये देख रहे हो कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो अगर उनकी रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन पता है आपको, अगर यह वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ चेंज में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप जानते हैं, मतलब अगर एक्सेलरेशन जानते हैं, तो आप उनके मासेस का रेशियो बता सकते हैं। तो थर्ड लॉ है, यह यूनिक तरीके से मास को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर एक्सेलरेशन, आप उसमें एक्सेलरेशन का रेशियो अगर आपको पता है, तो जो मासेस हैं इनके मासेस के रेशियो को हम बता सकते हैं। क्योंकि थर्ड लॉ से आपका m1 a1 इक्वल टू m2 a2 आया है, और यहाँ से फिर m2 अपान m1 इक्वल टू a1 अपान a2 है। तो अगर एक्सेलरेशन में हम एक्सेलरेशन का रेशियो जानते हैं तो उसके मासेस के बारे में हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो ये क्रिटिकल एनालिसिस रहा जो पहला टॉपिक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स सेक्शन बी का। जो फर्स्ट टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया उसमें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ, जहाँ पर हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, न्यूटन के सेकेंड लॉ को और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखा, और मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको हमने बताया। इसी क्रम में हम इसके आगे वाला वीडियो हम जल्द ही आप लोगों को रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक देखें और इस पर कमेंट करें। अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लिखें। आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।